हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही है, ये आपको बताना है। ए, सभी बालकों का विकास समान गति से होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, सभी बच्चों का विकास समान गति से ना होकर अलग अलग गति से हो सकता है। हो सकता है किसी एक बच्चे का विकास बहुत तेज गति से हो और वहीं पर किसी दूसरे बच्चे का विकास बहुत धीमी गति से हो। बी, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो हो सकता है बच्चे में हीन भावना आ जाए, जिसकी वजह से उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हो, उसका संवेगात्मक विकास भी ठीक से ना हो पाए, है ना। तो ये सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। सी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो ऐसा भी नहीं है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। डी, विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये बिल्कुल ठीक है कि विकास जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हमारे विकास को आकार देने में आनुवंशिकता का ज़्यादा रोल है या वातावरण का ज़्यादा रोल है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसका ज़्यादा रोल है। हम ये मान सकते हैं कि 50% रोल आनुवंशिकता का होता है और 50% रोल हमारे एनवायरनमेंट का होता है हमारे विकास को आकार देने में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म यानी कि स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगता है। तो देखिए, ये अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने आप से, स्वयं से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। आपने देखा होगा किशोर किशोरियों को कि वो बहुत देर तक शीशे के सामने खड़े रहते हैं और अपने आप को ही देखते रहते हैं। तो यहाँ पे दिखा रही है ये चीज़ कि उनको अपनी ब्यूटी से कितना ज़्यादा प्यार है ना। तो जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर किशोरावस्था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है। तो देखिए, किशोरावस्था को तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, झंझावात की अवस्था, इस तरीके के नाम दिए गए हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि एडोलेसेंस को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है। तो देखिए, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है स्टैनली हॉल ने। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टैनली हॉल। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आनुवंशिकता की इकाई है। पहले तो जानते हैं आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता मतलब इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि हमारे माता पिता से या हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर जो गुण आते हैं उसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता। तो ये गुण किसकी वजह से आते हैं। देखिए, ये गुण जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ रहे हैं ये आते हैं जीन्स की वजह से। यानी कि जीन्स के ट्रांसफ़र जब हमारी बॉडी में होता है हमारे पेरेंट्स से, तो इसकी वजह से जो है हमारे वो गुण जो है हमारे पूर्वजों के या हमारे माता पिता के हमारे अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी आँखों का कलर, ये बहुत ज़्यादा आनुवंशिकता का एक एग्जाम्पल है। या फिर आपके बालों का घुंघराला होना, ये सारी चीज़ें जो है आती है हमारे अंदर। तो ये आती है जीन्स की वजह से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जीन्स। और ये आपका आंसर बन गया कि आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन्स। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। आपको पता है कि ये जो है चीज़ होती है, एक अवस्था में आने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और अगर हम उन्हें कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार रहते हैं। तो देखिए, पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चरण का यह अर्थ है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन चरण का यह अर्थ होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संचालन। अब आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं। यानी कि कौन सी उम्र में बच्चा जो है ऐसे शब्द बोलने लगता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए, आपको पता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चा रोकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। उसके बाद बच्चा जो है कूइंग करता है, बबलिंग करने लगता है।
तो ये चीज़ें तो होती ही हैं। तो आपसे इसी के आधार पर पूछा गया है कि पहला सार्थक शब्द किस उम्र में बच्चे बोलते हैं। तो देखिए प्रथम सार्थक शब्द बच्चे बोलते हैं जब वो 10 से 13 महीने के होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 से 13 महीने में जो बच्चे हैं वो सार्थक शब्द बोलने लगते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है, यानी कि एक 5 साल का बच्चा है जिसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही है और असामान्य व्यवहार को बच्चा रिपीट कर रहा है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है। तो देखिए अगर बच्चे को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही है और बच्चा बार बार कोई असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो ये जो है ये प्रतीक होती है स्वलीनता का, कि ये जो है बच्चे में स्वलीनता आ गई है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शैशव स्वलीनता। 8वां क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए आपको पता है जब हम सीखते हैं तो मान लीजिए मैं साइकिल चलाना सीख रही हूँ, पहले मैं बहुत अच्छे से साइकिल चलाना सीख रही थी, मेरे को समझ में भी आ रहा था, तो मेरा सीखने का वक्र कुछ ऐसा जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं मेरे से साइकिल चलाई नहीं जा रही है, मैं जितनी बार कोशिश करती हूँ उतनी बार गिर जाती हूँ, साइकिल पे बैठते ही गिर जाती हूँ। अब मेरे सीखने का वक्र जो हो गया है वो ऐसा हो गया है। तो आपको यही बताना है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं सीखने का पठार। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखने का पठार। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कोई चोटी नहीं है, जैसे कि पठारों में होती है, कोई चोटी नहीं होती है। और यही जो सीखने का वक्र जब ऐसे स्थिर हो जाता है, मतलब इसमें कोई उन्नति इस तरीके से भी नहीं दिख रही है, ये स्थिर हो गया है, तो इसको हम कहते हैं सीखने का पठार। 9वां क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए संघनन का जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है स्मृति की, मेमोरी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10th है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा हमेशा कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, यानी कि शिक्षक को या बच्चों के पेरेंट्स को हमेशा अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। अगर वो व्यवहार बच्चे सीखेंगे हमारा तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी, क्योंकि फिर बच्चे भी अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 11th है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, यानी कि अगर मेरी उन्नति पहले ऐसे थी अब स्थिर हो गई है तो ये किसकी वजह से बन रहा है। ए, परिपक्वता के कारण। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परिपक्वता के कारण पठार नहीं बनता है, बल्कि अधिगम की सीखने जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर मैं परिपक्व हो गई हूँ यानी मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ सीखना बंद कर दूंगी या मेरा सीखना हो ही नहीं पाएगा। बी, अभिप्रेरणा के कारण। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, अभिप्रेरणा तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। सी, थकान के कारण। ये बिल्कुल सही हो सकता है। जैसे कि आप मेरे साइकिल का एग्जांपल लीजिए, मैं साइकिल चलाना सीख रही हूँ, पहले मैं अच्छे से सीख रही थी, लेकिन अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को जाके सोना है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरे को बोल रहा है नहीं भाई तुम सीखो साइकिल चलाना सीखो, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगी क्योंकि मैं वो चीज़ करना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे से ज़बरदस्ती कराई जा रही है। तो आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थकान के कारण जो है पठार बन सकता है। 12th है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है। यानी कि आपको यही बताना है कि सबसे अच्छे तरीके से संप्रेषण किसकी वजह से हो सकता है। फर्स्ट है संप्रत्यय स्पष्टता, यानी कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी सारे बच्चे उसमें प्रभावी ढंग से शामिल हो पाएंगे और प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकेंगे। या तो दूसरे बच्चों से ही एक बच्चा बात करे या अपने टीचर से ही बात करे, तो सभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है जटिल भाषा, ये भी बिल्कुल ठीक है, जटिल भाषा का होना भी ज़रूरी है और ये प्रभावी संप्रेषण को जो है ठीक बनाता है, अच्छा बनाता है, सरल बनाता है। तीसरा है प्रजातांत्रिक उपागम। तो देखिए ऐसा नहीं है, प्रजातांत्रिक उपागम जो है प्रभावी संप्रेषण में योगदान नहीं देता है। यहाँ पर हम सिर्फ संप्रेषण की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रभावी संप्रेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ, उपयुक्त हाव भाव। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे हाव भाव बहुत चीज़ें कहते हैं हमारे बारे में। ऐसा बोला जाता है ना, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा बातें बोल देती हैं। तो आपका सही ऑप्शन यही, ये जो है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला, तो आपको ढूंढना है किस में है, तो ये ए वाले ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखिए दर्पण चित्र परीक्षण जो है अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम अंतरण।
सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो देखिए थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं दिया था। बी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ये बिल्कुल सही है कि गेस्टाल्टवादियों ने सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो है सीखना समग्र रूप में होता है, और इसके जो मनोवैज्ञानिक है उसमें नाम आता है कोलर, कोफा, वर्दीमर। आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे। इनको हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? यानी कि पहले हमारे किसी चीज़ के प्रति कोई अनुभव रहे हैं और वो चीज़ हमें हेल्प कर रही है प्रेजेंट में भी किसी दूसरी चीज़ जो उससे सिमिलर है उसको अर्थ प्रदान करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि वो चीज़ हमने पहले अनुभव कर रखी है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति यानी कि जो चीज़ें हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ दिमाग से गुल हो जा रही है, हम भूल जा रहे हैं। तो विस्मृति का कारण कौन सा नहीं है? सीखने में कमी। तो देखिए सीखने में कमी तो विस्मृति का कारण हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम सीख ही कम रहे हैं तो हम उसमें से याद ही कितना रखेंगे। बी है स्मरण करने की इच्छा। तो देखिए ये बिल्कुल भी एक कारण नहीं है किसी चीज़ को भूल जाने का। अगर हमारी ये इच्छा है कि हम किसी चीज़ को याद रखें तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम उसे भूल जाएंगे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको यही बताना था कि विस्मृति का कारण कौन सा नहीं है। तो बी ऑप्शन स्मरण करने की इच्छा। 17 देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तब नज़र आते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग ले रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए जब वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या वो क्रिएटिव होते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर बच्चा डांट से बचने के लिए कर रहा है तो ये तो एक उसके मन में डर है, तो वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा वहाँ पे। बी है कि दूसरों के सामने अच्छा बनने के दबाव में आकर। तो देखिए ऐसा भी नहीं होता है कि अगर हमें किसी के सामने अच्छा बनना है तो उसके लिए हम बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपनी रुचि से, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मेरी अपनी रुचि कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट करने में है, मैं कुछ अच्छी चीज़ बनाना चाहती हूँ, तो मेरी अपनी रुचि मैटर करती है। ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि यार मेरे को मेरा टीचर डांटेगा या फिर मेरे को जो है दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, मेरे को उनके सामने अच्छा बनना है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर हम सचमुच क्रिएटिव हैं, सचमुच हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, तो वो हमारी अपनी रुचि की वजह से है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो देखिए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना ये कोई अधिगम निर्योग्यता का तो वो जो है होता ही है कि बच्चे के मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। कभी बच्चा एकदम से खुश हो जाता है, कभी एकदम से रोने लगता है। तो ये चीज़ यही है कि भाई कि बच्चे को अधिगम में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ सीखने में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बी को डी, वॉस को 100, 21 को 12 लिखना। तो ये भी अधिगम निर्योग्यता की ये चीज़ पहचान करती है जब बच्चे ठीक तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं। आपने अगर तारे ज़मीं पे मूवी देखी होगी तो उसमें भी जो बच्चा था ईशान, उसको भी यही दिक्कत थी। सी है कि कम अवधान विस्तार, यानी कि बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे को जो है अधिगम में दिक्कत आ रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। तो 18 का आंसर हो गया डी। 19 की तरफ चलते हैं। भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव यानी कि पित्त, वात और कफ, इंग्लिश में कहा जाए तो बाइल, वायु और जो है म्यूक्स है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए यह आधार भी चुना गया था, काला पित्त, लाल पित्त, पीला पित्त। पित्त के भी कई प्रकार थे, है ना। तो लेकिन जो चिकित्सक है वो कहते हैं कि व्यक्तित्व के 3 अवयव होते हैं, और ये 3 अवयव इन्होंने बता दिए हैं कि वायु, पित्त और कफ। तो व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है शीलगुण का सिद्धांत। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शीलगुण सिद्धांत। 20 है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको पता है जो गिलफोर्ड ने बौद्धिक संरचना का मॉडल दिया है उसमें शुरुआत में कितने तत्वों को इसने शामिल किया है? तो इन्होंने शामिल किया है 120 तत्वों को। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 120। 21 की तरफ चलते हैं।
बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका हमें को नहीं अपनाना चाहिए, यानी कि कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ए, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। तो देखिए, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना ये उचित नहीं रहता है। अगर हमें बच्चों को संप्रत्यय विकास करना है, अगर बच्चे को हम चाहते हैं कि संप्रत्यय विकास हो, तो हमें उसके लिए बच्चों को सलाह नहीं देनी चाहिए कि भाई तुम्हारे जो जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है उससे तुम कैसे बचोगे, क्योंकि बच्चे के अंदर ये चीज़ खुद हमें डेवलप करने की कोशिश करनी होगी कि बच्चे के सामने जो भी, बच्चे की ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें आ रही हैं, बच्चे उसका खुद समाधान करें। तो आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखते ही पता चल गया। 22 की तरफ चलते हैं। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका और घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला और डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष। आपको पता भी होगा कि ये जो बुक है, ये यहाँ पे नागरिक शास्त्र की बुक की बात की जा रही है, और इसमें जो है बच्चों एक क्वेश्चन था बुक में ही कि ऐसे चित्र बनाओ कि तुम इन, मतलब ये जो प्रोफेशन है इसको तुम मेल की तरह देखते हो या फीमेल की तरह देखते हो। तो मोस्टली बच्चे ऐसे चित्र बनाते हैं कि भाई जहाँ पे शिक्षिका और घरेलू काम करने वाली जो है उसको महिला का चित्र बना देते हैं, और जहाँ पे कोई और है जैसे डॉक्टर और पायलट का चित्र बनाने तो वह पुरुष का चित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ सकता है? तो देखिए, इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है लिंग रूढ़िबद्धता, यानी कि जो है हम इस चीज़ को लेकर कि महिलाएं ये काम करती है और पुरुष ये काम करते हैं, इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा रूढ़िबद्ध हो जाते हैं। अगर कोई महिला कोई ऐसा काम कर लेती है जो कि एक पुरुष की नज़र से हमें, मतलब हमारी नज़र से एक पुरुष करता है, तो वो चीज़ हमें ठीक नहीं लगती है कि भाई ये चीज़ तो गलत है, एक महिला को ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारी लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 23 क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन क्या है कि जो एक समस्या आई है उस एक समस्या को हल करने के बहुत सारे तरीके खोजना, कि भाई अच्छा इससे नहीं हल हो रहा तो दूसरा तरीका, अच्छा इससे भी नहीं हल हो रहा तीसरा तरीका। तो मतलब एक समस्या को हल करने के बहुत सारे तरीके ढूंढना, ये अपसारी चिंतन होता है, और इसमें दिखाई देती है बच्चे की क्रिएटिविटी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा जो मॉडलिंग है या अनुकरण है, उसका मतलब तो ये है कि भाई दूसरों की नकल करना, और अभी सारी चिंतन है कि एक समस्या को हल करने के लिए एक ही तरीका ढूंढना, तो ये क्रिएटिविटी नहीं दिखाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। बी है, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। ऐसा भी नहीं है, अगर क्रिएटिविटी बच्चों में लानी है और अगर शिक्षक को हम केंद्र में रखेंगे तो फिर बच्चों में तो हीन भावना आ सकती है। सी, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षा बाल केंद्रित होती है, यानी कि जो बच्चा रहता है वो शिक्षा के केंद्र में रहता है और बाकी सारे लोग उसके इर्द गिर्द या उसके चारों ओर होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। 25 देखते हैं। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि इसमें से व्यक्तित्व समायोजन की है, यानी कि डील करने की कह सकते हैं? तो वो विधि होती है, व्यक्तित्व समायोजन की विधि है बाधा निराकरण। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।